हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज अपन है वो एक नई शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ है वो अपनी है वो एक नई शुरुआत करते हैं। ये पहली क्लास है मेरी, और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो यहाँ पर उसके वो प्रॉपर आप नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज़ करें, और साथ साथ में लिख लिख कर याद भी करते रहें। और अपनी जो पढ़ाई है उसमें वो निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी के बिना है वो एक बार अपन कोई टॉपिक बीच में से रह जाता है तो फिर वो अपने है वो आ, छूट जाता है, तो फिर वो अपने समय लंबे समय तक वो ऐसा वो धुंधला सा रहता है, कुछ उसके बारे में जितना ज़्यादा याद नहीं आता। तो इसलिए है वो पढ़ाई में निरंतरता ज़रूरी है। आप निरंतरता बनाए रखें और रेगुलर जुड़ते रहिए, और साथ में नोट्स बनाए रखें, बनाते रहें और उसको रिवाइज भी करते रहें। तो आज से अपने एक शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। और ये जो क्लास हो किसके लिए उपयोगी रहेगी, तो जो भी भाई बहन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें, प्रशासनिक सेवा, आईएएस, आरएएस, और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें वो राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये सही साबित होगी क्लास। और साथ ही मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी किसी की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उस एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनको ये पता होना चाहिए कि अपनी भारत की जो राज्य व्यवस्था वो किस प्रकार से चलती है। तो ये तो हर जीवन में एक बार हर किसी को पॉलिटी पढ़नी चाहिए, और ये हर किसी के लिए वैसे महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या उसको समझने से पहले ऐसी पूर्व धारणा न बनाएं कि ये सब्जेक्ट हमारे वो समझ में नहीं आएगा, नहीं आ सकता। तो ऐसी पूर्व धारणा बना ली तो फिर आपको समझ में नहीं आ सकता। आपके अंदर एक इस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए कि दुनिया का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ सकता। और समझ में तो क्या नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा, और शायद दूसरों से भी मुझे अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार की है वो एटीट्यूड आप में होना चाहिए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, मतलब सामान्यतः जो परिचयात्मक है वो क्लास रहेगी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। श्री गणेश करते हैं आज। जय श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले पॉलिटी में एक आम बोलचाल में जैसे राज्य एक पॉपुलर शब्द है, तो राज्य किसे कहते हैं, पॉलिटी में राज्य का मतलब क्या होता है, क्या राज्य और देश एक ही होता है, इसमें कुछ फर्क होता है, तो इसके बारे में अपन है वो आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। राज्य क्या है, राज्य किसे कहेंगे, राज्य में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो राज्य में 4 प्रकार के तत्व शामिल किए जाते हैं कि ये 4 तत्व होंगे तो उसे अपन है वो राज्य कहेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट में 4 तत्व शामिल होते हैं, वो अपन उसको देखते हैं। सबसे पहला तो है जनसंख्या होनी चाहिए। बिना जनसंख्या तो भला राज्य कैसा ही होगा, जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, एक भूभाग होना चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तीसरी है वो क्या, इसकी विशेषता या कौन सा तत्व शामिल होता है इस राज्य की परिभाषा में, तो जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तीसरा तत्व कौन सा इसमें इंक्लूडिंग होता है राज्य की परिभाषा में, सरकार। अब वो सरकार भाई जनता के द्वारा निर्वाचित हो सकती है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति, राजा, किसी प्रकार का हो, लेकिन वो एक सरकार होनी चाहिए। और चौथी बात करें तो संप्रभु, सोवेनिटी, मतलब संप्रभु का मतलब जो ये गवर्नमेंट है वो अपने निर्णय है वो स्वयं ले, बिना किसी बाह्य शक्ति या बाह्य कंट्री के दबाव में आए, अपने निर्णय खुद ले, स्वतंत्र रूप से ले। तो ये 4 तत्व है जो राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। कौन कौन से, एक तो जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा भूभाग, और उस जनसंख्या लिए वो सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी, संप्रभु। तो कुछ पॉलिटिकल थिंकर है जो मानते हैं कि 3 ही तत्व मानते हैं, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। इस संप्रभुता को नहीं मानते, क्योंकि ये तो कि जब सरकार कैसी होगी तो अगर संप्रभु होगी तो ये सरकार की विशेषता हुई हो गई, तो इसको अलग से
एक तत्व मानने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही तत्व माने जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर, वो ये 4 तत्वों को मानते हैं। तो आप भी कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इस 4 तत्वों का ध्यान रखना। राज्य में 4 तत्व शामिल होते हैं। और जैसे कि जिन्होंने पॉलिटी पहले नहीं पढ़ रखी थी वो राज्य का मतलब लगा रहे होंगे कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्य है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वो राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब एक देश होता है। तो राज्य और देश है सेम होता है पॉलिटिकल। हाँ, जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो उसमें वो भाग 3 और 4 में जब राज्य पढ़ेंगे तो उसमें वो उसका मतलब प्रांत हो सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसमें वो राज्य का मतलब वो वाला हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वो राज्य का मतलब देश होता है। तो एक और शब्द है देश। तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य और देश एक ही होता है। जनरली भाषा में अपन है वो राज्य को देश बोलते हैं, जैसे मीडिया वाले, लेखक या आम बोलचाल की भाषा में वो राज्य को देश बोलते हैं। तो राज्य और देश, और एक और वर्ड होता है नेशन। ये थोड़ा है इनसे अलग होता है, इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं राज्य की परिभाषा, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्य की परिभाषा है उसको देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो कौटिल्य ने बताया कि कौटिल्य के अनुसार जो 7 तत्व है वो शामिल होंगे तो उसको वो राज्य कहेंगे। राज्य की परिभाषा में कितने तत्व शामिल होते हैं? 7। किसके अनुसार? कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब आप इकोनॉमी से मत लगाना, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इकोनॉमी होगी, लेकिन यह वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है वो ग्रंथ है। तो ये अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब यहाँ पृथ्वी के साइंस में लिया गया है। किसके साइंस में? पृथ्वी। तो ये पॉलिटिकल से संबंधित है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार है वो राज्य अपन किसे कहेंगे? तो कौटिल्य के अनुसार जो ये निम्न 7 तत्व शामिल होंगे उसको अब अपन राज्य कहेंगे। सबसे पहला तो दुर्ग, दूसरा राजा, एक राजा होना चाहिए, राजा भले ही प्रत्यक्ष हो, निर्वाचित हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैसे भी हो, लेकिन एक राजा होना चाहिए उनका। तीसरा तत्व है राजकोष, 65%। चौथा है अमात्य या मंत्री, होता है अमात्य। जैसा कि कौटिल्य खुद मंत्री था तो उसको लगा कि मेरे बिना कैसा राज्य, मंत्री के बिना कैसा राज्य हो सकता है। वो सारे जो सरकार चलाते हैं वो मंत्री परिस्थिति तो चलाती है, महत्वपूर्ण जो सलाहकार होते हैं वो मंत्री ही तो होते हैं सरकार के लिए। तो वो सरकार में अमात्य या मंत्री को भी साथ में किया गया है राज्य की परिभाषा में। और 5वां देखें तो मित्र राज्य या भूभाग, भूभाग होना चाहिए। और 6वां है वो मित्र राज्य। और एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शायद ये दोनों ही आ रहे होंगे। मित्र राज्य और भूभाग। और एक लास्ट जो तत्व है वो सेना। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो ये 7 तत्व है वो राज्य की डेफिनेशन में शामिल होते हैं। इसको अपन राज्य कहेंगे। किसे? कि एक राजा होना चाहिए जनता के लिए, और वो राजा कब सुरक्षित रहेगा? जब उसके पास एक दुर्ग होगा और सेना होगी। एक राजा होगा और वो राजा कब तक सुरक्षित रहेगा? जब उसके पास दुर्ग होगा और सेना होगी।
और उसे सेना और दुर्ग के वो संचालित करने के लिए एक वो राजकोष होना चाहिए, पैसे। और दूसरा एक अमात्य जो राजा की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए या उनके शासन को चलाने के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए, तो उसमें वो मंत्री होना चाहिए और एक निश्चित भूभाग तो होना ही चाहिए। और उसके साथ मित्र राज्य भी होना चाहिए, राजा का मित्र नहीं, उस देश का मित्र, उस राज्य का एक मित्र राज्य पड़ोसी होना चाहिए। जैसे कि कोई राज्य है तो उसके वो एक साथ है वो मित्र राज्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने वो आसपास सब देशों से दुश्मनी ले रखी है तो फिर ये सारे मिलकर है वो इस पर अटैक कर रहे हैं और इस पर वो समाप्त कर सकते हैं। तो है वो मित्र राज्य होने चाहिए जिससे वो और उसके साथ है वो सौहार्दपूर्वक वो रह सके। तो इसको एक अपन डायग्राम से समझ सकते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा आपको। यानी कि एक भूभाग, उसमें है वो एक दुर्ग के अंदर एक राजा होना चाहिए, राजा के पास एक राजकोष और सेना क्या होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए। उसके साथ राजा के पास मंत्री अमात्य मंत्री होने चाहिए और एक पड़ोसी राज्य मित्र राज्य होना चाहिए। तो ये 7 तत्व, भूभाग, दुर्ग, राजा, सेना, राजकोष, मंत्री और मित्र राज्य, ये जो 7 तत्व है ये वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं कि ये विशेषता जिस भूभाग में या जिनके पास है तो उसे अपन राज्य कहेंगे। तो कौटिल्य के अनुसार ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या क्या शामिल होते हैं। तो दुर्ग, दूसरा राजा, तीसरा राजकोष, चौथा सेना, पांचवा मंत्री अमात्य या मंत्री, और छठा भूभाग, और लास्ट का 7वां एक राजा का है वो पड़ोसी मित्र राज्य भी होना चाहिए। तो ये 7 तत्व है वो राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं, किसके अनुसार, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार। तो इसको ध्यान रखें। अब अपन देखते हैं कि देखा अपन ने कि राज्य और देश तो सेम है, एक ही बात है। राज्य को आम बोलचाल भाषा में अपन है वो देश कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस में वो राज्य और देश एक ही होता है। तो अब अपन देखें नेशन। अपन है वो नेशन के बारे में देखते हैं। तो नेशन किसे कहेंगे, तो नेशन के बारे में एक सिंपल सी बात है कि लोगों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों का एक ऐसा समुदाय जिनका इतिहास सेम रहा हुआ होना चाहिए, उसकी संस्कृति, उन लोगों की संस्कृति सेम होनी चाहिए और उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज, वो भी समान यहाँ सेम होनी चाहिए और है वो उनके जो रीति रिवाज है वो भी सेम रहे हुए होने चाहिए। तो उस ग्रुप को या उस कम्युनिटी को अपन एक नेशन कहेंगे। नेशन की परिभाषा में क्या है, लोगों का एक समुदाय, लोगों का समुदाय, लोगों का एक ऐसा समुदाय जिनका इतिहास है वो समान रहा हुआ हो, इतिहास, और उसमें निरंतरता वो लगातार है, वो इतिहास है वो समान रहा हुआ हो। और दूसरा है वो संस्कृति, उनकी कल्चर सेम हो, कल्चर भी सेम होनी चाहिए।
और तीसरा है उनकी लैंग्वेज, भाषा, भाषा उन लोगों की समान होनी चाहिए। और चौथा है रीति, कस्टम्स, रीति रिवाज। ये है वो लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें वो इतिहास सेम रहा हुआ, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज ये सेम रहे हो, तो उस समुदाय को अपन है वो नेशन कहते हैं। तो अपन इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया एक नेशन है? इंडिया एक राज्य है। इंडिया एक राज्य है, नेशन नहीं है। क्योंकि इंडिया की जो देखो, इंडिया में वो उत्तर भारत का इतिहास अलग रहा हुआ है, या उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य उनका इतिहास अलग रहा हुआ है, और जो साउथ है उनका भी इतिहास अलग रहा हुआ है, और संस्कृति अलग अलग है लोगों की, भाषा भी अलग अलग है। भारत में दक्षिण के जो साउथ इंडिया उनकी भाषा अलग है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी राज्य उनकी भी अलग अलग भाषा है, तो ये भी एक अलग अलग है। और रीति रिवाज जो अलग अलग है ही सभी समुदायों का। तो इसलिए वो इंडिया एक नेशन नहीं, इंडिया एक राज्य है। भारत एक राज्य है। नेशन कब कहेंगे? जब इतिहास, संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज ये सब सेम हो जाएंगे, या फिर लोग है वो इमोशनली रूप से वो देश के बारे में पहला विचार लाएंगे अपने मस्तिष्क में, तो तब है वो इंडिया राष्ट्र बनेगा। तो अब इंडिया की बात की, अब देखते हैं अरब देश। इस इंडिया का जस्ट उल्टा है अरब। तो अरब एक नेशन है। अरब एक नेशन है, इसमें वो बहुत सारे जो राष्ट्र हैं, राज्य हैं या देश हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मिस्र, यूएई। तो ये जो अरब नेशन है इसमें वो अलग अलग राज्य है, लेकिन ये एक नेशन है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी उनके है वो इतिहास समान रहा हुआ है, उनकी भाषा सेम है, संस्कृति यहाँ उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर है वो सेम है। इसलिए वो अरब एक नेशन है, और उसमें वो बहुत सारे राज्य हैं या बहुत सारे देश हैं। और इसके जस्ट अपने उल्टा देखा, इंडिया की बात की तो इंडिया इज ए विद द सो मैनी नेशन। अपन कह सकते हैं इंडिया में बहुत सारे नेशन हैं, लेकिन ये नेशन की डेफिनेशन इतनी अमूर्त है नेशन की परिभाषा अमूर्त है कि इनको है वो सब है वो निश्चित परिभाषा नहीं है, सब अलग अलग देते हैं परिभाषा। निश्चित परिभाषा नहीं है, फिर भी अपन जो लोकप्रिय डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अरब एक नेशन है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र है, बहुत सारे देश हैं या बहुत सारे राज्य हैं, क्योंकि इनकी है वो ज़्यादातर है वो इनकी इतिहास, संस्कृति, भाषा वो सेम है। और इसके जस्ट उल्टा अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में है वो बहुत सारे ग्रुप हैं। इसको है वो नरजातीय समूह कह सकते हैं, जैसे कि जो पंजाबी उनका है वो अलग से, वो इतिहास, रीति रिवाज थोड़ा अलग है, भाषा। तो एक इसको अपन नेशन तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन एक एथनिसिटी जो होता है ग्रुप यहाँ, तो उससे अपन है वो कह सकते हैं नरजातीय शब्द होता है, नरजातीय। इसको है वो सामाजिक है वो भाव में लिया जाता है, सामाजिक कंटेक्स्ट में लिया जाता है। सामाजिक कंटेक्स्ट में लिया जाता है तो इसको नरजातीयता कहते हैं। और इसको जब पॉलिटिकल वो सेंस में देखा जाए तो फिर इसको है वो राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र एक है वो व्यापक अवधारणा है। जैसे नरजातीय समूह, जैसे पंजाबी, तो इनको वो नरजातीय समूह, इनका इतिहास, संस्कृति, भाषा सब सेम है, तो इनको वो अपन नरजातीय समूह कह सकते। तो भारत है, इंडिया है वो बहुत सारे नरजातीय समूह का देश है। इंडिया इज ए सो मैनी एथनिसिटी ग्रुप। तो इंडिया को पूरी तरह से नेशन कहना भी सही नहीं है। और इसकी और दूसरा देखें अपन उदाहरण, जैसे यूरोप का देखें तो यूरोप में है वो जो नेशन स्टेट की अवधारणा है उससे वो राज्यों की अवधारणा नेशन की है वो जैसे समान भाषा, समान लैंग्वेज, संस्कृति, इतिहास समान रहा हुआ है। उन लोगों ने अपना एक राज्य भी बना लिया, उन लोगों ने अपना एक देश भी बना लिया, जैसे जर्मनी है, जो पोलैंड है, फ्रांस है। तो ये एक नेशन स्टेट की जो अवधारणा होती है उनसे वो बने हुए हैं।
लोगों का एक समुदाय जिसकी इतिहास, संस्कृति, भाषा वगैरह सब सेम थी, तो उन्होंने अपना एक देश बना लिया, जैसे जर्मनी, फ्रांस। तो जो नेशन स्टेट की अवधारणा होती है उससे वो जो यूरोप के देश हैं उनका जो निर्माण हुआ है। तो और इसके साथ देखें अपन जापान, अगर अपन जापान का उदाहरण लें तो जापान एक नेशन भी है और जापान एक स्टेट भी है, यानी कि जापान एक राज्य भी है, उसकी एक भौगोलिक जो है एरिया है, तो एक भौगोलिक एरिया है तो उसको जापान एक राज्य भी है और एक नेशन भी है, क्योंकि उनमें जो लोग रहने वाले हैं वो एकदम मिले जुले हैं, उनकी इतिहास वो सब सेम रहा हुआ है, कल्चर, भाषा सब सेम है। तो जापान एक स्टेट भी है और नेशन भी है। और कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके वो नेशन तो होते हैं लेकिन उनके पास है वो राज्य नहीं होता है। जैसे कि अपन देखें जो तिब्बती है, इनकी जो इतिहास, संस्कृति, भाषा, रीति ये तो सब सेम है। तो तिब्बत एक राष्ट्र तो है लेकिन इनके पास है वो राज्य नहीं है, देश नहीं है। जैसे वो कुर्द एक समुदाय है, तो ये भी नेशन है, इनके वो सब समान रीति रिवाज, लेकिन फिर भी इनके पास है वो पृथक राज्य नहीं है, देश नहीं है। तो अपन ने देखा कि एक नेशन जिसमें बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, जैसे अपने अरब का उदाहरण लिया, अरब एक नेशन है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं। और इसके जस्ट विपरीत अपने इंडिया को देखा तो एक राज्य जिसमें बहुत सारे नेशन हैं, एथनिसिटी ग्रुप कह सकते हैं अपने, वो नरजाति समूह कह सकते हैं। और जैसे यूरोप में वो नेशन स्टेट की अवधारणा के अनुसार है वो राज्य की स्थापना हुई। जैसे जर्मनी है तो उनका है वो एक नेशन है, वो लोगों का एक समुदाय जिनके वो इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा सब है वो सेम है। तो इसलिए वो नेशन स्टेट की अवधारणा से जो यूरोप की कंट्रीज है वो अस्तित्व में आई। और अपने देखा जापान, तो जापान एक स्टेट भी है और एक नेशन भी है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो नेशन तो है लेकिन उनके पास स्टेट नहीं है, जैसे तिब्बत का अपन ने देखा उदाहरण लिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक नेशन जिसमें बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, एक राज्य जिसमें बहुत सारे नेशन हो सकते हैं, और एक ऐसा राज्य जो राज्य भी है और नेशन भी है, और एक ऐसा समुदाय जो नेशन तो है लेकिन उनके पास है वो पृथक राज्य नहीं है। तो ये देखा अपन ने, मेरे ख्याल से आपको ये जो बेसिक थी पॉलिटी की, जो ये राष्ट्र, नेशन और देश के बारे में जो जनरल डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए थैंक यू। रेगुलर नोट्स बनाते रहिए और है वो निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए। चलिए थैंक यू।